नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। विदेशों के बाद अब देश के निवेशकों को करेंगे आमंत्रित। कई राज्यों में करेंगे रोड शो। सीएम आज चेन्नई के लिए होंगे रवाना। कल चेन्नई में सीएम धामी के नेतृत्व में होगा रोड शो। हल्द्वानी से काशीपुर जाते समय पूर्व सीएम हरीश रावत की कार डिवाइडर से टकराई। हादसे में हरदा हुए घायल। पुलिस ने पीवीआर अस्पताल में करवाया भर्ती। यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम की कपाट बंद होने की तिथि घोषित। यमुनोत्री के 15 नवंबर को भैया दूज के बाद होंगे बंद, तो बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 नवंबर को विधि विधान के साथ किए जाएंगे। प्रदेश में किसानों की कमाई बढ़ाने राजधानी देहरादून में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम का हुआ आयोजन। प्रदेश में किसानों की कमाई बढ़ाने की ओर सरकार का प्रयास। काले गेहूं की खेती के लिए शुरू किया गया पायलट प्रोजेक्ट। अधिकारी किसानों को कर रहे प्रेरित। काले गेहूं के बीज किए गए वितरित। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटे हुए हैं। विदेश के बाद अब देश के विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्री रोड शो करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चेन्नई के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी दोपहर 1:30 पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। वहीं सीएम रात्रि 8 बजे चेन्नई पहुंचेंगे। कल चेन्नई में सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में रोड शो होगा। रोड शो में मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहेंगे। वहीं राज्य में निवेश के लिए निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। बता दें, इससे पहले सीएम लंदन और दुबई में भी रोड शो कर चुके हैं और कई हजार करोड़ के एमओयू पर साइन किए हैं। बता दें कि विदेश के बाद अब देश के विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्री जो है रोड शो करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चेन्नई के लिए भी रवाना हो गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी दोपहर 1:30 पर उनका दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है और उसके बाद सीएम जो है रात्रि 8 बजे चेन्नई पहुंचने वाले हैं। कल चेन्नई में सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में एक रोड शो का भी आयोजन किया गया है। रोड शो में मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहेंगे और वहीं राज्य में निवेश के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले सीएम लंदन और दुबई में रोड शो कर चुके हैं और कई हजार के करोड़ों के एमओयू पर वो साइन भी कर चुके हैं।
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर से राज्य सरकार पर कटाक्ष किया है। हरीश रावत ने कहा कि इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार हवाई बातें कर रही है। कहा कि 2018 के इन्वेस्टर समिट में एमओयू हुए और मौजूदा धामी सरकार भी एमओयू कर रही है। कहा कि यदि यह धरातल पर उतरेंगे तो उसके लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों प्रदेशों की समृद्ध जमीनें कम पड़ जाएंगी। कहा कि भाजपा सरकार का सिद्धांत है कि बातों को इतना लंबा तान दो कि सुकुड़ते सुकुड़ते कुछ तो रह जाएगा। हरीश रावत ने कहा कि राज्य सरकार के पास जमीन है नहीं, और जो भी जमीन है जिन पर भाजपा के नेताओं की गिद्ध दृष्टि लगी हुई है वह भी कांग्रेस सरकार इकट्ठी करके गई है। ये हमारी आने वाली पीढ़ियों की जमीनों को जिस तरीके से इन्होंने गांव घरों की सुंदर सारी जमीनें बिकवा दी 2018 के इन्वेस्टमेंट के नाम पर, जो भूमि कानून में बदलाव लाए, अब जो है जो जमीनें हमने भविष्य के लिए इकट्ठा करके रखी थी उत्तराखंडियों के भविष्य के लिए, उसको खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब है भविष्य में यहाँ कोई इंटरप्रेन्योर बनना चाहे, अच्छा पूंजी निवेश करना चाहे, तो फिर यहाँ के बजाय वो कहीं राजस्थान कहीं और जाएगा। उत्तराखंड में दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजन को लेकर सूबे में सियासत तेज हो गई है। बीते दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी की उत्तराखंड सरकार पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर निशाना साधा था। तो वहीं अब इसको लेकर हल्द्वानी से कांग्रेस के विधायक सुमित हृदयेश और उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक वलूटिया ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर समिट कराने को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। हल्द्वानी विधायक सुमित ने कहा कि इन्वेस्टर समिट को लेकर सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इससे पहले भी राज्य सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर चुकी है, वो सिर्फ प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास है। वहीं समिट को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक वलूटिया ने भी सरकार को चौतरफा घेरते हुए बीजेपी सरकार के कई सवाल किए हैं। आपको ना मेरी तरफ इन्वेस्टर समिट तो जब माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी मुख्यमंत्री थे तब भी हुआ, तो उसका नतीजा नील बट्टा सन्नाटा था। अब निवेश के लिए फिर से बात करी जा रही है। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे अपने प्रदेश की उन्नति के लिए कि सारा निवेश जो है, सारा इन्वेस्टर जो है पूरे देश विदेश का उत्तराखंड में आए और यहाँ की सरजमीन पर इन्वेस्ट करे। ये तो हम सबकी सामूहिक प्रार्थना है। लेकिन सरकार की जो कार्यप्रणाली रही है इन 1.5 सालों में, उससे सवाल उठाना आवश्यकता है, क्योंकि घोषणाएं अनेक और काम शून्य। हल्द्वानी से मंगलवार देर रात काशीपुर जाते समय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की कार डिवाइडर से टकरा गई। इस घटना में हरीश रावत घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें काशीपुर के अस्पताल केवीआर में भर्ती करवाया। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत बताई जा रही है। कार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। जानकारी के मुताबिक पूर्व सीएम हरीश रावत मंगलवार रात अपनी कार से कुछ कार्यकर्ताओं के साथ हल्द्वानी से काशीपुर जा रहे थे। देर रात वाजपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास एक लोडर वाहन को ओवरटेक करने के प्रयास में उनकी कार डिवाइडर से जा टकराई। इस घटना में आगे की सीट पर बैठे पूर्व सीएम को जोर का झटका लगा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर राज्य आंदोलनकारियों का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। प्रवर समिति का कार्यकाल 2 महीने और बढ़ाए जाने के बाद राज्य आंदोलनकारियों में रोष है। दीपावली और राज्य स्थापना दिवस पर राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण मिलने के इंतजार में थे, लेकिन समिति का कार्यकाल और बढ़ाए जाने के बाद राज्य आंदोलनकारी मायूस है। उधर प्रबंध समिति के सदस्य विनोद चमोली का कहना है कि कोई वैधानिक कारणों से आगे दिक्कत ना हो, इस वजह से जल्दबाजी में आरक्षण को लेकर निर्णय नहीं लिया जा रहा है। उधर राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण में देरी को लेकर राजनीति भी खूब होने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि हमने इसको लेकर विधिक राय के साथ पुख्ता बिल बनाया, लेकिन नहीं लगता कि राज्य सरकार इसको लेकर गंभीर है। केंद्र में भी अटॉर्नी जनरल तक से हमने दिखा करके हमने पूछ लिया, हमने कोई इस तरीके का हम कर सकते नहीं करते, तो उसमें हमने विधिक राय सबसे ली और एक पुख्ता बिल बना करके दिया, और उसको अब इन्होंने ऐसा लटका दिया है, और मुझे नहीं लगता है ये
ये लोकसभा के चुनाव तक लटकाए रहेंगे और लोकसभा के चुनाव के बाद फिर ये कोई न कोई बहाना करके हिस्सा बता देंगे। और आप जानते हैं कि पहले भी हरीश रावत जी ने इसको पास किया था, लेकिन राज्यपाल के अटक गया था। हाई कोर्ट के भी कुछ निर्णय इसके अगेंस्ट दिए। तो क्योंकि हमारे सामने वो सारे वैधानिक तकनीकी कारण हैं जिनको रिमूव करते हुए हमको उसको ठीक करना है, ताकि कल वो चीजें भविष्य में किसी के लिए समस्या पैदा न हो। उसमें थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन एक फुल प्रूफ व्यवस्था हम बनाने जा रहे हैं। और आंदोलनकारियों को मैं पूरी तरह आश्वस्त करना चाहता हूँ, मैं वहां पर बैठा हूँ, मेरे होते हुए उनके हितों को कोई रोक नहीं सकता, मार नहीं सकता है। हम जो व्यवस्था बनाएंगे आगामी समय के लिए बेहतर व्यवस्था बना के देंगे। विजयदशमी के अवसर पर यमुनोत्री धाम के कपाट बंद करने की तिथि घोषित कर दी गई है। मां यमुना के कपाट 15 नवंबर को भैया दूज के बाद 11:57 पर अभिजीत मुहूर्त में बंद कर दिए जाएंगे। इसी दिन मां यमुना की उत्सव डोली भगवान सोमेश्वर की अगुवाई में शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली के लिए प्रस्थान करेगी। आज के दिन मां यमुना जी के जो यमुनोत्री धाम में कपाट बढ़ाने का शुभ मुहूर्त है वो तय किया गया। और इसमें ये तो निश्चित है कि भैया दूज के पावन पर्व पर मां यमुना जी के कपाट बंद होते हैं। और इस वर्ष भैया दूज का जो पावन पर्व है वह 15 नवंबर 29 गते कार्तिक बुधवार को अपराह्न 11:57 पर अभिजीत मुहूर्त मकर लग्न की पावन बेला पर श्री यमुनोत्री धाम में मां यमुना जी के कपाट 6 माह हेतु बढ़ा दिए जाएंगे। और इसके बाद मां यमुना जी का पूजन दर्शन, मां यमुना जी के शीतकालीन प्रवास खरसाली कुशीमठ में आप सबको सुलभ हो पाएंगे। फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड में स्थित 4 धाम में से बद्रीनाथ धाम यात्रा समाप्त होने वाली है। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के बाद अब बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद होने की तारीख घोषित कर दी गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए 18 नवंबर को पूरे विधि विधान के साथ बंद कर दिए जाएंगे। मंत्रोच्चारण के बीच दोपहर 3:33 पर बद्रीनाथ के कपाट बंद कर दिए जाएंगे, जिसके बाद बद्री विशाल की डोली अपनी शीतकालीन प्रवास के लिए जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर के लिए रवाना हो जाएगी। आपको बता दें कि इस वर्ष बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल सुबह 7:10 पर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे। वहीं इस वर्ष धाम में तकरीबन 16 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने बद्री विशाल पावन दर्शन किए। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम कहा जाता है भगवान बद्री विशाल जी के धाम को, जिस धाम के कपाट इस वर्ष 27 अप्रैल सुबह 7:10 पर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे। और आपको बता दें कि भगवान बद्री विशाल जी के धाम में अब तक 16 लाख से अधिक तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। बड़ी बात तो यह है कि भगवान बद्री विशाल जी के धाम के कपाट बंद होने की तिथि को घोषित कर दिया गया है। भगवान बद्री विशाल जी के धाम के कपाट इस वर्ष 18 नवंबर सायंकाल 3:33 पर आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। जैसे जैसे कपाट बंद होने की तिथि नजदीक आ रही है और ऐसे में भगवान बद्री विशाल जी के धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी होती हुई आज भी दिखाई दे रही है। अभी भी भगवान बद्री विशाल जी के धाम में हजारों की तादाद में देश और विदेश के हर कोने कोने से पहुंचे हुए तीर्थयात्री मौजूद हैं। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। आने वाले लोकसभा चुनावों में इंडिया अलायंस ग्रुप लोकसभा चुनाव लड़ने की अलग अलग बातें कर रहे हैं। वहीं इंडिया अलायंस पर बीजेपी के संगठन महामंत्री ने जमकर निशाने साधे हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य और केंद्र सरकार लगातार प्रदेश के विकास के लिए प्रयासरत है। इससे इंडिया अलायंस कहीं न कहीं डरा और सहमा नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि डर की वजह से इंडिया अलायंस ग्रुप बनाया है और आज तक हमेशा यह सभी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते नजर आए। उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में उनके टिकट बंटवारे पर एक बार फिर से गतिरोध और मतभेद देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदेश के विकास के लिए आगे बढ़ रही है और सरकार का प्रयास जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों देश के विकास में लगी हुई हैं
जनता की भावनाओं के अनुरूप, जनता की आवश्यकताओं के अनुसार दोनों सरकारें हमारी काम कर रही हैं और विकास कार्य में हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इससे घबरा करके जो विभिन्न विचारों के लोग हैं, विभिन्न सोच के लोग हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के भय से एकत्र हुए हैं। जो INDIA का इन्होंने एक अलायंस बनाया है, वो अलायंस केवल भय के कारण पैदा हुआ है, क्योंकि हमेशा जितने भी ये दल आपस में मिले हैं, ये आज तक हमेशा आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए आए हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राजधानी देहरादून में 28 अक्टूबर को बड़े कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के शहीदों के घरों से आने वाली मिट्टी के कलश एकत्रित किए जाएंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे और सभी कलश को देहरादून से दिल्ली भेजा जाएगा। उनका कहना है कि 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसमें उत्तराखंड के कलश भी रखे जाएंगे और एक अमृत वाटिका का निर्माण करवाया जाएगा। उनके आंगन की मिट्टी उत्तराखंड में प्रत्येक गांव से जो शहीद हैं और जितने भी लोगों ने सेना अर्धसेना में काम किया है, उनके आंगन की मिट्टी एकत्र करने का काम हुआ है। गांव-गांव से एकत्र मिट्टी विकासखंड मुख्यालय पर आई। नगरीय जो क्षेत्र हैं उनमें उनके एक केंद्र में एकत्र हुई है और विकास खंडों पर नगरीय क्षेत्र में जहाँ जहाँ मिट्टी एकत्र होकर के उसका कलश बना है, वह अब हम प्रदेश मुख्यालय पर उसको लाने का कार्यक्रम बना रहे हैं और उसकी तिथि संभवतः 28 तारीख को है और उसके पश्चात यहाँ से हम लोग उन सभी कलशों को एकत्र करके दिल्ली पहुँचाएंगे। उत्तरकाशी में काले गेहूं की खेती करने के प्रयास शुरू हो गए हैं। सामान्य गेहूं की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक कीमत वाले काले गेहूं के जरिए किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए जिले में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने डुंडा ब्लॉक के गेवला गांव जाकर इस नई मुहिम से जुड़ने के लिए किसानों को प्रेरित किया और काले गेहूं के बीज वितरित किए। जिले में लाल धान के रकबे को गंगा घाटी तक विस्तारित करने की कामयाब पहल से प्रभावित किसानों ने इस नई मुहिम को लेकर काफी उत्साह दिखाया है। काले गेहूं की इस मुहिम के बीज आगामी नवंबर महीने में खेतों में बोए जाएंगे। गेहूं के बीज का वितरण किया गया है। साथ ही साथ किसानों से कृषि कार्यों को लेकर एक बृहद चर्चा भी हुई है कि किस प्रकार से आगे कृषि के कार्यों को किया जाए और सरकार के द्वारा क्या कुछ इसमें सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, उसके बारे में भी कृषि विभाग द्वारा जानकारी दी गई है। उम्मीद है हमारे ये प्रयास और जो एक्सपेरिमेंट है ज़रूर सफल होंगे। ग्राम सभा गेवला में माननीय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया और इस गोष्ठी का उद्देश्य ये था कि यहाँ पे जो विशेषकर गेवला गांव है, यहाँ पे एक हम फसल की प्रणाली में बदलाव का एक हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं और पिछली बार अभी हमने जो खरीफ ऋतु थी वहाँ पे हमने यहाँ पे लाल धान, रोजमेरी और उसके साथ साथ जो है कागजी नींबू यहाँ पे हमने किसानों को वितरित किए थे और लाल धान का यहाँ पे जो परिणाम था वो काफ़ी उत्साहजनक था और महिलाओं के द्वारा इस प्रयास को काफ़ी सराहा गया और उनके द्वारा आने वाले समय में लाल धान को अपनी फसल प्रणाली का जो है हिस्सा बनाने की भी बात की गई। पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेश अनुसार नशा मुक्त देवभूमि उत्तराखंड अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत अवैध रूप से भांग की खेती करने, नशे का अवैध कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में थानाध्यक्ष दिनेश चंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा ग्राम खेवतांडी में लगभग 8 नाली भूमि में अवैध रूप से की जा रही भांग की खेती को नष्ट किया गया। पुलिस टीम द्वारा स्थानीय ग्रामीणों को भविष्य में भांग की खेती न करने व नशे के होने वाले दुष्परिणामों से अवगत करवाते हुए नशा मुक्ति अभियान में पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई। पहाड़ों की रानी मसूरी में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रावण दहन का समारोह गांधी चौक और मसूरी पिक्चर पैलेस पार्किंग में हुआ, जहां भारी भीड़ के बीच राक्षस राजा रावण का पुतला जलाया गया, जिसका सभी मौजूद लोगों ने जमकर आनंद लिया। कार्यक्रम की शुरुआत पटाखों से हुई, जिसमें लोगों को रोमांचित कर दिया। कलाकारों ने रावण के प्रमुख पात्रों का प्रदर्शन किया, जिनमें राम, लक्ष्मण, रावण और अन्य शामिल हैं। बैंड के साथ कलाकारों द्वारा एक विशाल जुलूस भी निकाला गया। इस मौके पर हनुमान जी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। शोभा यात्रा विगत 150 वर्षों से निकाली जा रही है और इसमें मसूरी और आसपास के
जौनपुर के सभी लोग बड़े उत्साहपूर्वक हिस्सा लेते हैं और हमारा इसका मुख्य आकर्षण इस बार बाहुबली हनुमान जी और एक हनुमान जी हैं ठाकुर चंद्रभान जी, जो लगभग 86-87 वर्ष के हो चुके हैं और पिछले 50-55 सालों से रेगुलर हमारे में हनुमान जी बनते आ रहे हैं। और क्या खास है इस पूरे मेले में? इसमें हमारी झांकियां खास है, बाहुबली हनुमान जी, बाहुबली शंकर जी, आप देखेंगे विराट हनुमान जी का विराट रूप इसमें प्रदर्शित किया गया है। ये शोभा यात्रा निकालती है और स्थापना के वर्ष से आज तक लगातार कोरोना काल को छोड़ के ये भव्य शोभा यात्रा निकलती है। मसूरी वाले और सारे ग्रामीण जो अगल बगल के ग्रामीण इलाके हैं वो इस शोभा यात्रा में आते हैं। ये किताबगढ़ तक जाएगी, वहाँ रावण दहन होगा भव्य रूप से और उसके बाद ये रजत अग्रवाल जी ने सिलबटन में रावण दहन करना है, उसके बाद ये संपन्न है। काशीपुर में बीती रात्रि रामनगर रोड स्थित रामलीला मैदान में हजारों की भीड़ के सामने दशानन का पुतला दहन हुआ। पायते वाली रामलीला में हर साल की तरह इस बार भी परंपरा के अनुसार रामन परिवार के पुतले जलाए गए। आपको बता दें कि रामलीला मैदान में शहर व आसपास के गांवों से आए हजारों लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयदशमी मनाया। इस अवसर पर भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस व प्रशासन द्वारा कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए। करीब 20,000 से ऊपर लोग यहाँ रामलीला ग्राउंड में आ रखे हैं, तो इसके लिए हमारे द्वारा एक पूरी बैरिकेडिंग करवाई गई थी और इसके आगे और पीछे हमारे द्वारा पुलिस का और पीएससी का पूरा यूज़ किया गया था कि जिससे पब्लिक आदमी इधर ना पाए। गत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष बहुत ही सुंदर तरीके से और कहना चाहिए आतिशबाजी का प्रोग्राम और शायद मतलब खूब बढ़िया मतलब सुंदर तरीके से दशहरा मनाया गया है। विजयदशमी का पर्व हरिद्वार में बड़े ही हर्ष उल्लास से मनाया गया। ऐसे में हरिद्वार की भेल क्षेत्र सेक्टर 4 में रामलीला कमेटी की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विजयदशमी पर 7 फुट का रावण का पुतला दहन किया गया, जिसको देखने के लिए हरिद्वार के भेल क्षेत्र सेक्टर 4 में दर्शक लाखों की संख्या में आए। अध्यक्ष ने बताया कि बीते कई वर्षों से भेल के सेक्टर 4 में रामलाल नाट्य मंचन कंपनी लगातार रामलीला का आयोजन करती आ रही है और आप देख सकते हैं दशहरा के पर्व पर लोग झूम झूम कर नाचते दिख रहे हैं। रामलीला में सब कुछ दिखाया जाता है, बताया जाता है कि रावण के चरित्र को भी और हमारे श्री राम के चरित्र को भी वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम रहे, जो अपनी हर उसमें जो अपनी देखो धर्म की जीत होती है, सत्य की जीत होती है। उनको हमें अपनाने से समाज में एक अच्छा मैसेज आता है, हमारे बच्चों को पता लगता है कि हमारे महापुरुष कैसे थे, कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम से राम ने अपने हर मर्यादा का पालन किया है, भाई से लेकर के पत्नी से पिता के कैसे व्यवहार करना चाहिए। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।